तो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। 5 अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र को विभिन्न विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया था। आज हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ नेचर भी मेंशन कर दिया है मैंने, लेकिन नेचर जो है वह स्कोप का ही एक पार्ट है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य तौर पर 3 बातों का अध्ययन किया जाता है, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 बातों को शामिल किया जाता है। उनमें पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति, और तीसरा है अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध। एक एक की बात करें। सबसे पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। विषय सामग्री जो इकोनॉमिक्स की हैं वह डेफिनेशंस के अनुसार बदलती रही है। जैसे एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया, उस समय विषय सामग्री उन्होंने धन को माना था। उसके बाद मार्शल आए, मार्शल ने मनुष्य को माना, लेकिन मनुष्य को भी उन्होंने श्रेणीबद्ध कर दिया। रॉबिन्स आए, रॉबिन्स ने फिर संपूर्ण मनुष्य को शामिल किया, यानी मनुष्य को डिवाइडेशन नहीं किया, चाहे किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, सन्यासी हो, साधु हो, उनको सम्मिलित किया। जे के माता आए, उनकी विषय वस्तु आवश्यकता को उन्होंने विषय वस्तु माना था। सैमुएल्सन आए, उन्होंने विकास को प्रायोरिटी दी। इस प्रकार अर्थशास्त्र के जो विषय सामग्री थी वो बदलती रही है, लेकिन आधुनिक समय में इकोनॉमिक्स की अगर विषय सामग्री की बात करें या आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो इकोनॉमिक्स की आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, और वो उस विषय सामग्री का पार्ट कहलाती हैं। उसमें सबसे पहला है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये 5 बिंदु इसमें सम्मिलित हैं विषय सामग्री में। सबसे पहले उपभोग क्या होता है। उपभोग को आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत माना जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं एवं उनकी संतुष्टि संबंधी क्रियाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। जो उपभोग की क्रिया प्रणाली है, इसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताएं और उनकी संतुष्टि, इनसे संबंधी नियमों का और क्रिया प्रणाली जो भी हैं उसका अध्ययन कंजम्पशन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन क्या कहलाता है, कई बार पूछा गया है। तो उत्पादन से तात्पर्य उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता कई प्रकार की हो सकती हैं, रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता। उत्पादन से तात्पर्य मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। इसके अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों, उत्पत्ति के जो भी साधन है, श्रम, पूंजी, मानव श्रम, पूंजी, साहस। उत्पत्ति के नियमों, उत्पत्ति के 3 नियम, वृद्धिशील उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और हार्स नियम। समस्याओं आदि का अध्ययन किया जाता है। उन उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन के जो नियम हैं, उत्पत्ति के जो नियम हैं, उनकी समस्याओं और उनके नियमों आदि का अध्ययन उत्पादन भाग के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है विनिमय। इसके अंतर्गत क्रय विक्रय, मूल्य निर्धारण, मुद्रा, बैंक व्यवस्था, व्यापार आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विनिमय से तात्पर्य एक्सचेंज, अदला बदली से हैं। पहले वस्तु विनिमय प्रचलन में था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। अब मुद्रा का विनिमय किया जाता है, यानी मुद्रा के माध्यम से विनिमय किया जाता है। वस्तु ली जाती है, उसके एवज में मुद्रा दी जाती है। इस वजह से इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण, मुद्रा, बैंक, व्यापार, क्योंकि ये सब मुद्रा पे डिपेंड हैं, इस वजह से इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट है वितरण। सामूहिक उत्पत्ति में से, यानी सामूहिक जो उत्पादन हुआ है उनमें से विभिन्न साधनों का प्रतिफल निर्धारित करना तथा उत्पादन के विनिमय से प्राप्त आय का उत्पादन का साधनों में वितरित संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसमें से उत्पादन के जो साधन उसमें लगे हैं उनको उनका हिस्सा प्रदान करना, वितरण के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इनसे संबंधित जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनका अध्ययन वितरण के अंतर्गत किया जाता है। और नेक्स्ट है राजस्व। राजस्व से तात्पर्य सरकार के आय व्यय से हैं। राज्य की आय एवं व्यय संबंधी समस्याओं एवं उससे संबंधित नियमों का अध्ययन
राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। राजस्व से सीधा शाब्दिक अर्थ है कि राज्य की आय और व्यय से, कि कितने प्रकार की इनकम राज्य को हो रही है और कितनी मदों पर व्यय किया जा रहा है, वो राजस्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब दूसरा जो बिंदु है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का, वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बात करें कि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या अर्थशास्त्र कला है। इनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, तो सबसे पहले विज्ञान क्या है, विज्ञान को जानना जरूरी है। तो विज्ञान की डेफिनेशन है, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है। ध्यान रखना, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी ज्ञान टुकड़ों में विभाजित नहीं है, ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया गया है जो कारण और परिणाम के बीच रिलेशन को बताता है, विज्ञान कहलाता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है। इसके पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं या कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ अर्थशास्त्र विज्ञान है। पहला बिंदु है, अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित किया जाता है। उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी क्रमबद्ध तरीके से होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में भी क्रमबद्ध संग्रह किया जाता है। जैसे अपन ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है। इस वजह से अर्थशास्त्र में भी जो आंकड़े होते हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से उनको पहले एकत्रित किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की तरह की ही जो क्रमबद्ध प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। इस वजह से अर्थशास्त्र भी विज्ञान है। दूसरा जो बिंदु है वो देखते हैं, अर्थशास्त्र में विज्ञान की तरह ही कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है और इसके निरीक्षण एवं परीक्षणों द्वारा नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। विज्ञान के सिमिलर ही, विज्ञान के भांति ही अर्थशास्त्र में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है और मूल्यांकन के द्वारा रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। जैसे मांग एवं पूर्ति का नियम ले लो, इसमें भी कारण और परिणाम का रिलेशन स्थापित किया जाता है, इसके द्वारा निष्कर्ष निकलते हैं। सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम ले लो, ये सब नियम क्या बताते हैं, ये सब नियम ऑटोमेटिकली कारण और परिणाम के बीच रिलेशंस को बताते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं, यदि मांग में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली कीमत का बढ़ना तय है, कीमत बढ़ेगी और जैसे ही मांग कम हो जाएगी कीमत ऑटोमेटिकली घट जाएगी। इस वजह से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी विज्ञान है। तीसरा जो तर्क है अर्थशास्त्र के पक्ष में वो है कि अर्थशास्त्र में भी प्रयोगों से आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता को जांचा जा सकता है। जिस प्रकार साइंस में एक्सपेरिमेंट करके यानी प्रयोग करके कोई भी नियम प्रतिपादित किया जाता है या सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है, वैसे ही अर्थशास्त्र में भी एक्सपेरिमेंट करके जो नियम है इकोनॉमिक्स के, उन नियमों की सत्यता को जांचा जा सकता है कि यह नियम सत्य हैं या नहीं हैं। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि हाँ अर्थशास्त्र विज्ञान है। और नेक्स्ट कारण है कि अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी संभव है, फोरकास्टिंग की जा सकती है। नेचर को देख के, प्रेजेंट के नेचर को देख के फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना संभव है। तो ये चार बिंदु हैं, चार पक्ष में तर्क हैं। इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ अर्थशास्त्र भी विज्ञान की तरह कार्य करता है या अर्थशास्त्र भी विज्ञान है।
अब अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के पक्ष में तर्क। ये जो ऊपर के 4 बिंदु थे ये तो बताते हैं कि हाँ अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब जो नीचे 3 बिंदु लिखे हैं ये विपक्ष में तर्क हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र और विज्ञान दोनों डिफरेंट हैं। पहला तर्क है इस बारे में कि मानव व्यवहार के बारे में निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है। परिवर्तन जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है। इस वजह से मनुष्य के व्यवहार को लेकर फोरकास्टिंग विज्ञान की तरह की निश्चित फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि बदलाव संभव है। इस आधार पे इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के सिमिलर नहीं है। दूसरा, अर्थशास्त्र में प्रयुक्त आंकड़ों में फेरबदल व परिवर्तन संभव है। विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र में जो आंकड़े प्रयुक्त किए जाते हैं वो समय की आवश्यकता के अनुसार उनमें फेरबदल किया जा सकता है या उनको एकत्रित करने के तरीकों में परिवर्तन किया जा सकता है, या जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह निश्चित तौर पे हो सकता है विज्ञान की तरह सत्य प्राप्त नहीं होते। इस आधार पे कहा गया है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के सिमिलर नहीं है। ये दूसरा तर्क जो मैंने लिखा है कि अर्थशास्त्र में जो आंकड़े प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें परिवर्तन संभव है। तीसरा जो कारण दिया है, आर्थिक नियम परिमाणात्मक नहीं होते। जो इकोनॉमिक्स के जो रूल हैं, इकोनॉमिक संबंधी आर्थिक संबंधी जो रूल हैं वो परिमाणात्मक नहीं होते। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में पूर्ण मापदंड का अभाव है। जो कंप्लीट मेजरमेंट है उसका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पूर्णतया अभाव है। इस वजह से जो नियम है वह परिमाणात्मक नहीं होते। तो इन 3 बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान के भांति नहीं है, विज्ञान के सिमिलर नहीं है, या अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। इसी को आगे कंटिन्यू करें तो पहला जो क्वेश्चन था कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसका उत्तर अपने को मिल गया है। अगर विज्ञान है तो इसके पक्ष में ये तर्क दे सकते हैं, और क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है तो इसके पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो अपना उत्पन्न होता था कि अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो कौन सी विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है? तो इन दोनों के बारे में, रियल साइंस और आदर्श साइंस, जो वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान है, इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं वास्तविक विज्ञान की। वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन है, यानी जो रियल स्थिति है उसका अध्ययन कराता है और यह बताता है कि क्या है एक्चुअल में जो स्थिति है उसका अध्ययन वास्तविक विज्ञान के द्वारा किया जाता है। वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम के संबंध को यथावत व्यक्त करता है, यानी वह कोई सजेशंस नहीं देता। यानी सपोज इसका अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे अगर समुद्र में नाव चल रही है और आगे चट्टान है, तो जो नाव में जो यंत्र लगे हुए हैं वह चट्टान को दिखाएंगे कि आगे चट्टान है, लेकिन यह निर्धारित नहीं करेंगे या यह सजेशंस नहीं देंगे कि चट्टान से बचने के लिए बोट को पूर्व में टर्न करवाना है या पश्चिम में टर्न करवाना है। केवल वो यथास्थिति को बताते हैं कि आगे चट्टान दिखाई दे रही है या आगे चट्टान है। यथास्थिति से अवगत कराती है रियल साइंस। वैसे ही दूसरी तरफ बात करें आदर्श विज्ञान की, तो आदर्श विज्ञान कारण और परिणाम के संबंधों को नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखकर, यानी क्या अच्छा है, नीति शास्त्र क्या बताती है, नीति शास्त्र यह कहता है कि नीति के अनुरूप क्या है, नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखकर उचित आदर्शों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यानी इसके अंतर्गत मार्गदर्शन भी बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। जैसे नाव का मैंने उदाहरण दिया, तो इसमें यह हो सकता है आदर्श विज्ञान बताएगा कि बोट को पूर्व में टर्न करना है या पश्चिम में टर्न करना है, यह आदर्श विज्ञान बताता है। वो एग्जाम्पल है। और दूसरा आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, यानी जो अच्छी
नीति के अनुसार जो बेस्ट हैं उसको प्रेजेंट करता है आदर्श विज्ञान। तो ये दूसरा उत्तर भी अपना यहाँ तैयार होता है कि अगर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, इसके बारे में जो पक्ष में तर्क और वितर्क हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।